अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, इस वक्त सैलाब की कैफियत है और तकरीबन पूरे पंजाब को जो है हम देख रहे हैं कि वो सैलाबी पानी में घिरा हुआ है। पंजाब से 3 दरिया गुज़रते हैं, दरिया चनाब, दरिया रावी और दरिया सतलुज। और तीनों दरियाओं में इस वक्त जो है वो सैलाबी कैफियत है, कहीं ऊँचे दर्जे का, कहीं इंतहाई ऊँचे के दर्जे का, कहीं दरमियानी दर्जे का सैलाब है, सैलाब है, सैलाब है। और हर तरफ पानी है, पानी बस्तियाँ डबो रहा है, बहुत सारे मवाज़ियात जो है वो ज़ेर आब हैं। इस वक्त जो है तकरीबन 18 लाख लोगों को पंजाब से इवैक्यूएट किया गया है, सैलाबी इलाकों से इंखला किया गया है, उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। आप ज़रा स्ट्रेंथ देखें, 18 लाख लोगों को जो है वो मुख्तलिफ महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। इस वक्त जो है वो तकरीबन 3,3500 मवाज़ियात हैं जो शदीद मुतासर हुए हैं सैलाब से। और वहाँ पर जो है इस वक्त पानी है, लोग पानी में घिरे हुए हैं, लोगों के घर, माल, मवेशी वो पानी में घिरा हुआ है। और एक अहम पहलू ये है कि ये पानी कम होने में नहीं आ रहा। अब जनाब की जो सूरत हाल है उसमें इस वक्त जो रेला है वो मुल्तान की हदूद से गुजर रहा है, इसके बाद इसने आगे शुजाबाद, जलालपुर से होते हुए पांजदार तक पहुंचना है और आज रात तक जो है वो पांजदार तक पहुंचेगा। फिर वहाँ पर जो है वो सतलुज भी आगे शामिल हो रहा है पांजदार से पहले, तो वहाँ पर एक जलालपुर पीरवाला में एक बड़े सैलाब की कैफियत पैदा होगी। और इससे आगे फिर जो है पांजदार के बाद जो है ये रेला जो है दरिया सिंध में शामिल होगा। दरिया सिंध में भी 3 लाख क्यूसेक के लगभग पानी का बहाव है, इसमें अगर ये पानी शामिल होता है तो वहाँ पर पूरे सिंध में भी एक बड़े सैलाब की तवक्को है। लेकिन इस वक्त हमारा जनूबी पंजाब जो है वो शदीद सैलाब की जद में है और किसान इंतहाई मुश्किल हालात का शिकार हैं। इस वक्त सिर्फ जाने बचाने की जो है मामलात हैं जिनको हम टैकल कर रहे हैं, इंसानी जाने और फिर लाइफ स्टॉक को बचाने की कोशिश हो रही है। अब ये जैसे ही पानी गुजरता है तो आहिस्ता आहिस्ता बहाली का अमल शुरू हो जाएगा। जो पीछे एक रेला है उसने भी पहुंचना है 2-4 दिन में, लेकिन ये गुजरता है तो फिर जो है पानी नीचे उतरना शुरू हो जाएगा और फिर जो है जो देहात थे, जो ज़ेर आब थे, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वहाँ पर पानी खुश्क होना शुरू हो जाएगा। फिर खेतों में फिर जो ढलवान वाली जगह हैं, निचली जगह हैं, गड्ढे हैं, वहाँ पानी खड़ा हो जाएगा, वहाँ से भी खुश्क होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि लोग वापस अपने अपने घरों में जाके कैसे बहाली करेंगे। सबसे अहम बात, अपने घरों को बहाल करेंगे, फिर अपने खेतों की देखभाल करेंगे, अगर कोई फसलें बच गई हैं तो उनको संभालने की कोशिश करेंगे, अपने बागात को संभालेंगे। तो उस सारे अमल में आपने क्या करना है ये आपको गाइड करेंगे। और इसके साथ साथ आपका लाइफ स्टॉक है, लाइफ स्टॉक आपका शदीद स्ट्रेस में, जैसे इंसान स्ट्रेस में होते हैं वैसे ही आपके जानवर भी शदीद स्ट्रेस में होते हैं। वो बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, लेकिन उस स्ट्रेस के असरात क्या मुरतब होते हैं। अब फिर जानवरों की बहाली भी है, वो आपने उनको डिस्प्लेस कर दिया अपनी जगहों से, अब उन्हें वापस लेके जाना है तो उनकी खुराक का बंदोबस्त क्या करना है, क्या चीज़ें हैं जो हमने इब्तदाई तौर पर देनी है, ये भी आपसे डिस्कस करेंगे। और मजमूई सूरत हाल इस वक्त सैलाब की वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। ये सारा कुछ जो है डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जो माहिरीन मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपसे करवा दूँ। पहले मेहमान जो है डॉक्टर खुर्रम मुबीन साहब, आप ज़रा यूनिवर्सिटी मुल्तान से मुंसलिक हैं, इकॉनमी डिपार्टमेंट से मुंसलिक हैं, सैलाब की सूरत हाल को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं। उनसे पूछेंगे कि इस वक्त जो कैफियत है इसमें से वो क्या प्लानिंग है जो हम फौरी तौर पर जो है इकदाम करें, फिर मीडियम टर्म की प्लानिंग होंगी और फिर लॉन्ग टर्म की प्लानिंग होंगी, वो क्या होंगी जिससे हम ज़बरदस्त पाओगे। दूसरे मेहमान डॉक्टर उमैर इकबाल साहब, आप शोबा लाइफ स्टॉक ज़रिए यूनिवर्सिटी मुल्तान से मुंसलिक हैं, उनसे जानेंगे कि लाइफ स्टॉक को हम किस तरह रिवाइव कर सकते हैं, किस तरह बचा सकते हैं और फिर उनकी बहाली जो है वो कैसे हो सकती है। दूसरे मेहमान जुनैद अनवर साहब, जो खुद एक काश्तकार भी हैं, हमारे रिपोर्टर हैं और इस वक्त सैलाब की सारी कैफियत पर गहरी नज़र रखे हुए हैं, उनसे जानेंगे कि इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है क्या। पहले मेरे ख्याल है जुनैद अनवर साहब आपसे ही हम पूछ लेते हैं कि इस वक्त सैलाब की कैफियत है क्या और लोग किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। बिल्कुल, इस वक्त जो सैलाब है अपने जोबन पर मौजूद है और कई मौज़ूआत, कई बस्तियां और कई आबादियां और अब तो सिकंदरी नाले के करीब तक भी जो है वो सैलाब देखने में आया है। और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड है वो किसान है, वो इस सूरत में इफ़ेक्टेड है क्योंकि ये जितने इलाकों में सैलाब आया वहाँ पर किसान ही बस रहा था और छोटा काश्तकार और छोटा किसान मौजूद था, जिसकी ज़राए आमदन भी कम थी और जिसके इसबाब भी जो है वो कम थे। जैसे आपने बताया कि इसमें जहाँ पर किसान की फसलों का नुकसान हुआ वो डूब गई। इस टाइम खड़ी फसल थी, कपास की फसल थी, उसको नुकसान है, चावल की फसल को नुकसान और दीगर फसलों को नुकसान है। इसके बाद फ़ौरन बाद अगली फसलों की काश्त होनी है तो वहाँ पर जो प्रॉब्लम सामने आ रहे हैं वो तो एक अलग प्रॉब्लम्स हैं। वहीं पर दूसरी जानिब लाइफ स्टॉक का एक बड़ा मसला है। जब जानवर, बेशतर जानवर तो इस मरहले के अंदर या बीमार हो गए और या फिर वो सैलाबी सूरत हाल की जद में आने के बाद वो
जो है वो इस वक्त ज़िंदा नहीं है। और जो इस वक्त मौजूद है, चूँकि जानवर को एक जगह से जब दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है तो उसके ऊपर, उसकी सेहत के ऊपर उसके असरात बड़े मुरतब होते हैं। माहौल का फ़र्क होता है, उसकी खुराक का डिफरेंस आ जाता है, उसकी मिल्क प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है और उसकी सेहत जो है उसके अंदर भी काफ़ी कमी होती है। और उसके साथ साथ ज़ाहिर है कि एक सैलाबी सूरत हाल है, एक एमरजेंसी है, पानी के ख़िलाफ़ इस वक्त एक जंग जारी है। तो उस जंग के अंदर जो है वो जानवर को उस तरीके से मुतासर हो रहा है कि उसको अब जो है हरा भरा चारा जो है वो मुश्किल है, उसको सैलेज मिल रहा है और उसको खुश्क चारे की जानिब लेकर जाया जा रहा है। चूँकि वो पीछे से हरे चारे का वो उसको खा रहा था, इस्तेमाल कर रहा था, अब वो डायरेक्ट खुश्क चारे पे आया और उसको उस मिकदार में शायद चारा नहीं भी मिल रहा। इसका मतलब है कि हमारा पैदावारी अमल जो है वो काफ़ी पैदावारी, अच्छा ये लॉन्ग टर्म इसमें चलेगा। मतलब आप ये देखें कि अब जो फसल मुतासर हुई है, उस फसल मुतासर होने के बाद उसका असर जो है वो कोई सैलाब ख़त्म होने के बाद या लोगों की वापस अपने घरों में मुंतकिल होने के बाद वो पूरा नहीं हो जाएगा। वो ये पूरा एक सर्कल जो है वो अब घरों में भी क्या मुंतकिल होंगे, घर बाकी होंगे तो मुंतकिल होंगे ना, पहले तो फिर घरों की दरिया के इलाके में वही रह रहा होता है जिसके पास वसाइल नहीं होते। वो बड़ी मुश्किल से उसने अपना एक कमरा या दो कमरों पर मुश्तमिल घर बनाया होता है, उसी के अंदर वो जानवर भी पाल रहा होता है, उसी के अंदर उसने अपनी भी रहायश रखी होती है और उसी के अंदर ही उसने अपनी गंदम फसल जो है वो स्टोर की होती है। अब चूँकि वो सब बह चुका है, यकीनी तौर पर उन्होंने अपने आप को रेस्क्यू किया, मगर इतनी बड़ी तादाद में कि आप अपने माल मवेशी भी और अपनी अजनास भी सब कुछ 100% रेस्क्यू करना नामुमकिन है। तो अब यकीनी तौर पर जब रिहेबिलिटेशन स्टार्ट होगी तो जो है वो उसकी जो फसल के साथ साथ ये जुनैद, मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाता हूँ, लेकिन एक सवाल का जवाब मुझे देते जाए कि जब हम जाके काश्तकार को कहते हैं कि भाई आपके घर की तरफ पानी आ रहा है और बहुत हैवी फ्लड है जो आ रहा है, आप फटाफट अपनी कीमती चीज़ें उठा लें और यहाँ से निकलें, तो वो कीमती चीज़ें क्या होती हैं जो उठाता है और वो क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो कीमती नहीं छोड़ आता है? इसमें वैसे दो चीज़ें, शहरों के अंदर तो जो कीमती चीज़ें हैं वो तो शायद ज्वेलरी हो, आपकी गाड़ी हो, आपका महंगा फर्नीचर होता है, जबकि गांव देहात के अंदर जो कीमती चीज़ होती है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है उसकी फसल जो उसने रखी होती है। उसने 6 महीनों के लिए या पूरे सीजन के लिए अपनी फसल रखी होती है। गंदम अगर 40-50 मन 60 मन दाने रखे हुए हैं तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन गंदम भी है, वो चावल भी है, वो सब्जी भी है, वो दीगर चीज़ें उसने स्टोर की होती हैं। उसके पास जानदार मतलब फूड आइटम्स भी हैं, उसके पास गाय है, भैंस है, बकरी है, वो सब उसके पास स्टोर किया होता है। अच्छा, उसको 100% रेस्क्यू करना नामुमकिन है। देखिए गंदम को जैसे वो निकालेगा उसको थोड़ी सी सेम चली गई तो वो गंदम जो है वो ख़राब हो जाती है। इसी तरह दीगर चावल को पानी चला गया तो चावल ख़राब हो गया उसके अंदर। तो ये सबसे ज़्यादा नुकसान भी किसान का होता है। कह दिया जाता है कि रेस्क्यू के, अच्छा आपने एक और चीज़ नोट की होगी, एक कमिश्नर मुल्तान की वीडियो वायरल हुई थी कि वो बुज़ुर्ग को कह रहे थे कि अब यहाँ से जो है वो अपना मूव हो, तो वो यही कहता था कि मेरा घर के अंदर सामान पड़ा हुआ है। वो किस तरह, वो कहते हैं कि हम आपका सामान भी ले जाएंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है, किस तरह आप उसका सामान ले जाएंगे। वो गरीब आदमी के लिए तो आप उसे कहें उसकी जिंदगी को कायनात कीमती चीज उठा ले तो वो तो भाई उसके लिए तो चारपाई भी कीमती है, तो उसको भी छोड़ के आ जाए तो वो कैसे बनाएगा। डॉक्टर साहब बड़ा अलमिया है, इस सारी सूरत हाल को आप भी देख रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे। अब ये जब पानी उतरता है तो पहला काम तो ये है कि वो अपने जो कच्चे कमरे शमरे हैं उनकी बहाली करता है, ठीक है ना जी, और फिर वो इब्तदाई काम क्या हैं जो उसके करने के हैं और उसको किस तरह करने चाहिए? जी बहुत शुक्रिया जी। सर इसमें पहले तो हमें ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि जो फ्लड्स आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं। इसमें मौसमियाती तगय्युरात का सबसे बड़ा जो है वो अमल दखल है। दूसरे नंबर पे हमारा मानसून का सीज़न है, ये ग्लोबली हिट करता है। इंडिया का जो नॉर्थ साइड है वहाँ पे इसने ज़्यादा इम्पैक्ट किया है और उसकी वजह से हमारे बारिशें हुई ज़्यादा और कैचमेंट एरियाज में। मैं एक ब्रेक ले लूँ फिर यहीं से शुरू करते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपसे बात करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं सैलाब पर और सैलाब के जो असरात हैं उसको देख रहे हैं और उसमें क्या इक़दाम हैं जो होने चाहिए उस पर बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि ये जो कैचमेंट एरियाज़ हैं रिवर, सतलुज और चिनाब के, इत्तफाक से तीनों दरिया जो है भारत की तरफ से आते हैं और खालिसतन जो है वो जम्मू की इलाके की तरफ से आ रहे हैं। तो वहाँ बारिशें हो रही हैं, शदीद बारिशें हो रही हैं, उनके स्टोरेज जो है वो फुल हो चुकी है। उसकी वजह से क्लाइमेटिक चेंजेस तो हैं, ये तो हमें बड़े अरसे से दुनिया बता रही थी, तो हमने खुद को तैयारी खरी नहीं की। जी बड़े अफसोस की बात से ये कहना पड़ता है कि वाकई ऐसा ही है। हमने जो पहले डैमेजेस होते रहे हैं, नुकसानात होते रहे हैं, 2010 का फ्लड, 2014 का फ्लड आया, इसी तरह फिर 2022 में रेन फ्लड्स आए जो हम रोदकोई के फ्लड्स कहते हैं, स्प्लैश फ्लड आए हमारे मुल्क में।
अनफॉर्चुनेटली हमने उससे सीखा नहीं, और टुडे सीखा तो है, वो सीखता यही है कि भी ये पानी को किस तरह हमने महफूज तरीके से समंदर में गिराना है, जी अपनी जानें बचा के, जी यही सीखा है बस, जो मसलसल हर फ्रंट में हम जी आपकी बात सही है, लेकिन जाने तो फिर भी नहीं हमारी बचती ना सर। वो रास्ते में आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि तकरीबन 2 मिलियन 20 लाख के करीब लोग हमारे जो हैं वो अफेक्ट हुए हैं इस वक्त तक। अभी आगे ये खदशा है कि मज़ीद बढ़ेगा, जैसे जैसे फ्लड अब आगे पंजनद से आगे फिर सिंध में जाएगा। तो दूसरी जहाँ तक आपकी बात है कि जहाँ पे अब फ्लड्स आ चुके हुए हैं, उसमें शुरू में हमें क्या करना है, ख़ास तौर पर फसलात के हवाले से? ये कितने दिन में पानी खुश्क होता है? अगर कहीं से फ्लड गुजर जाए और फिर पानी उतरना शुरू हो गया, अंदाज़न कितने दिन में खुश्क होगा? सर ये डिपेंड करता है कि वो एरिया कौन सा है, वहाँ की जो मट्टी है वो कैसी है। अगर वो क्लेई सॉइल है, ठीक है, तो फिर वो ज़्यादा टाइम लेगी, क्योंकि उसमें पानी जो है ना वो ज़मीन में ज़्यादा मूव नहीं करता, बल्कि सरफेस रन ऑफ करता है। और दूसरा डिपेंड करता है कि जो मानसून रेंज आ रही हैं, क्या वो आगे मज़ीद आ रही हैं, जिस तरह अभी हमारे पास अभी भी प्रेडिक्शन है। पानी वो कितने दिन गुजरता रहा है, ये भी है ना जी, ये भी है, कितने दिनों से बारिशें हो रही हैं, प्लस ये है कि वहाँ के जो क्लाइमेट और सॉइल कंडीशंस हैं उस पे बेस करता है। तो ये जो रिवराइन फ्लड्स होते हैं, ये बाज़ औक़ात कई हफ्ते और कई महीने भी ले जाते हैं, वहाँ पे पानी मौजूद रहता है। जो रेन फ्लड्स हैं, जो 2022 में हमारे हिल टॉरेंट फ्लड्स आए थे, रोदकोही वाले फ्लड्स, उनमें ये होता है कि वो स्प्लैश फ्लड्स होते हैं, वो आते हैं और विद इन आवर्स तेज़ी से गुजर जाते हैं और अब वो वहाँ से नुकसान करके आगे निकल जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये स्लो आते हैं, आपको पता है। जो हमारे स्मॉल फ्लड्स हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, उनकी जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से हो सकती है। हाँ जी। और जो हाई फ्लड्स हैं वो 5 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से तकरीबन मूव करते हैं। तो इससे आप आइडिया ले सकते हैं कि ये बहुत स्लो चलते हैं, और फिर वहाँ पे इनके जो एक तो आते लेट हैं, लेकिन जब जाते भी लेट हैं। ठीक है, और ये जब पानी हमारा आगे सिंध में जाएगा, वहाँ पे फिर काफ़ी असर रखेगा। अंदाज़न जो है ये जो पानी गुजर रहा है, अब फिर पीछे और भी पानी आ रहा है, मसला ये है ना कि ये अभी गुजरेगा, अभी खुश्क नहीं हो रहा होगा तो पीछे और पानी शुरू हो जाएगा। तो अगर ये पानी गुजर जाता है तो ये जो रिहेबिलिटेशन का इनिशियल प्रोसेस है, उससे मेरे ख्याल 1 महीना तो ज़रूर लग जाएगा। जी जी, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और उसमें जिस तरह काश्तकार भाई बात कर रहे थे, हमारी जो फसलात हैं इस वक्त, उसका सबसे बड़ा एसेट या फसलात हैं या उसका जो माल मवेशी है। तो माल मवेशी से ज़रा डॉक्टर साहब जी, तो उसमें जो कपास, अपना जो फसलात हैं उनमें, जिस तरह हम जनूबी पंजाब में बैठे हुए हैं, तो कपास और चावल और मौसमी सब्जियां और फाडर वगैरह लोगों ने लगाए हुए हैं, वो सारे डैमेज हो गए। अब दूसरा पहलू इसका ये है कि जो गंदम वो अपने लिए स्टोर करता है, जिस तरह आप कह रहे थे 40-50 मन, वो भी गई। और ना वो ट्रांसपोर्ट करके कहीं ले जा सकता है, ना छोड़ने का है, ना ले जाने का है, वो फिर सारा उनको एक ऐसी सूरत हाल बनती है कि वो आने वाले 1-1.5 साल तक वो बेचारा रिकवर ही नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, क्या लाइफ स्टॉक की क्या सूरत हाल है, आपके पास क्या इतलात आ रही हैं? और ये जो सैलाबी कैफियत होती है, हम इवैक्यूएट तो करते हैं, उनको बाहर ले आते हैं लाइफ स्टॉक को, क्या स्ट्रेस आता है उन पर? इसके अंदर इतलात जो आपने बात की है, उसके अंदर यही है कि जिस तरह इंसान अफेक्ट हो रहे हैं, उसी तरह जानवर भी अफेक्ट हो रहे हैं। रेस्क्यू का जिस तरह आपको आइडिया है कि कितना इंसानों को भी रेस्क्यू करना मुश्किल है काफ़ी, तो उनके साथ फिर यानी कि अपनी फसलें जो होंगी, वो उन्होंने जो अनाज वगैरह रखा हुआ है वो हो गया, या जानवर ले जाना वो बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो वो जानवर ज़्यादातर, तो अगर सैलाब आ गया है तो वो फिर अपनी खुद ही तैर के जैसे चले जाते हैं, या आमतौर पे जो मालिक होते हैं वो उसकी रस्सियाँ खोल देते हैं ताकि वापस आएंगे तो वो देख लेंगे कैसे बचे हुए हैं, नहीं बचे हुए। अच्छा, क्या सीन है। तो अगर पहले टाइम से उनको यानी कि न्यूज़ मिल गई है, इतला मिल गई है, तो फिर वो ले जाएंगे। लेकिन उसके बाद फिर वही स्ट्रेस का इशू आ जाता है, जैसे काश्तकार भाई ने बताया था कि स्ट्रेस की वजह से जानवर की प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी कम हो जाती है, चाहे वो मिल्क प्रोडक्शन की फॉर्म में है, चाहे वो मीट प्रोडक्शन की फॉर्म में है। और उसके अलावा स्ट्रेस जब होगी तो इम्यून सिस्टम जो है वो भी काफ़ी लो हो जाता है। उसकी वजह से जो अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस होते हैं, जो आमतौर पे जानवर के अंदर मौजूद होते हैं लेकिन बीमारी नहीं पैदा कर रहे होते हैं,
तो वो भी फिर हमलावर हो जाते हैं और मुख्तलिफ बीमारियाँ ये जैसे इंसानों के अंदर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ अमराज फूट पड़ती हैं सैलाब के बाद, ख़ासतौर पे डायरिया जो है वो कामन हो जाता है। तो जानवरों में क्या बीमारियाँ हैं जिनका ख़दशा होता है कि वो भी शदीद मुतासर हो सकते हैं इन दिनों में? अच्छा, वैसे ये जो सीज़न होता है ना आमतौर पे सैलाब वाला सीज़न, ये सीज़न होता है FMD, एक बीमारी है मुँह खुर जिसको आमतौर पे कहते हैं, उस बीमारी का। तो वो बीमारी आमतौर पे होती है, मुँह खुर का ज़्यादा खदशा होता है? हाँ जी, वो ज़्यादा होती है। उसके अलावा जनरली जिस तरह पेट ख़राब या हैज़ा वगैरह जिस तरह इंसानों में हो जाता है, उस तरह की वो जनरल डिजीज़ आमतौर पे हो सकती हैं। तो ये जो मुँह खुर की बीमारी है, इससे बचने के लिए वैक्सीनेशन फिर की जाती है? हाँ, वैक्सीनेशन है। LNDT जो है लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट, उनकी तरफ से वैक्सीनेशन चलती रहती हैं रूटीन के हिसाब से, जो सालाना मुख्तलिफ मौसमों की वैक्सीन होती हैं, तो वो लगवानी चाहिए, लाजमी लगवानी चाहिए। वो उनकी हेल्पलाइन नंबर भी है 08। बाकी भी वैक्सीनेशंस हैं इसके अलावा, मुँह खुर के अलावा भी अगर कोई बीमारियां हैं तो मतलब लाइफ स्टॉक शोबा जो है उससे कंसर्न करना चाहिए महकमा लाइफ स्टॉक से। तो अगर आपके जानवर बाहर मौजूद हैं उनको वापस लेके जाना है ताकि आपकी देखभाल हो सके, आपके जानवरों की देखभाल, ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल। अच्छा जुनैद साहब, ये आप जब जा रहे हैं वहाँ पर जायज़ा लेने के लिए, तो काश्तकार ज़्यादा मुतालबा क्या कर रहे हैं इस वक्त, उनको ज़रूरत क्या है? यकीनी तौर पर इस वक्त अगर हम बात करें कि जहाँ ज़ाहिर सैलाबी सूरत हाल है, हर शख्स वहाँ पे इफ़ेक्टेड है, वहाँ पे मर्द हों, ख़वातीन हों, बच्चे हों। अच्छा, वो कहते हैं कि हम तो चलो इस मुश्किल से गुज़र रहे हैं और हम अपनी तकलीफ़ भी बता रहे हैं और उसका किसी न किसी सूरत में इदराक भी हो रहा है, मगर वो समझते हैं कि उनके जानवरों को ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। जिस तरह वैक्सीन की बात की जा रही है, जिस तरह मुँह खोर की एक वैक्सीन है, सबसे ज़्यादा जानवरों में नुकसान इसी मर्ज़ की वजह से होता है कि जानवर खाने पीने से बैठ जाता है और उसकी मॉरलिटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसकी प्रॉब्लम ये था, कुछ अर्सा कबल तक महकमा ज़राअत और महकमा लाइफ स्टॉक के पास भी इसकी वैक्सीन जो है वो शॉर्ट थी। अब शायद आई है, मगर अब उस तरीके से शायद अब सैलाबी सूरत हाल है, उस बल्क में डिस्पर्स भी हो गया ना शायद, मुश्किल है, उनके पास जो डाटा शटा है वो भी सारा ऊपर नीचे हो गया। उस सूरत में वैक्सीन की भी ज़रूरत है। उसके अलावा ये जो चारा है जानवरों का, वो जो जिन जानवरों को वहाँ से बाहर निकाला गया सैलाबी इलाकों से, वो अवेलेबल है या उसमें मुश्किलात हैं? अवेलेबल तो है, मगर उसमें उतनी बड़ी तादाद में जानवरों को नहीं मिल रहा है जितनी उनकी ज़रूरत है। मगर फ़र्ज़ करें अगर एक शख्स को एक बैग मिल रहा है, एक शख्स को जो है वो सैलेज का एक वो जो है वो पैक मिल रहा है, तो वो उसके पास जानवर ज़्यादा हैं, तो वो किस तरह उसको मैनेज करेगा? क्योंकि इस वक्त जो वो ख़ुद तो घास काटने से इसलिए रहा क्योंकि सैलाब है हर जगह, उसने तो वही प्रोडक्ट है जो उसको पार्सल मिलेगी, जो उसको पैकिंग में मिलेगी, वही उसने खुद भी अपना भी बंदोबस्त करना, जानवर का भी उसी के अंदर करना। एक ब्रेक ले लें, फिर इसी मज़ीद बात करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं सैलाब पर, और सैलाब से जो मुतासर हो रहे हैं इंसान और जानवर, वो उनको हम ज़ाहिर है आगे बहाली का मरला आएगा तो उस तरफ जाना है, तो कैसे हमने सारे इंतज़ाम को देखना है। डॉक्टर साहब, अभी ये सारी बातें हुई, ये वाकई इसके मुश्किल असरात हैं, तो ये जो इस सैलाबी कैफियत में से कोई फसल ऐसी भी है जो बच जाएगी, जो सख्त जान होगी, या सारी ही जो सैलाब के एरिए में आए ख़त्म हो जाएंगी? जी अच्छा क्वेश्चन है। असल में जब फ्लड आता है, आपको पता है, तो रास्ते में जो भी चीज़ आती है वो सारी बहा के ले जाता है, चाहे वो जितनी भी अच्छी ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप हो या फ्लड टॉलरेंट क्रॉप हो। तो जहाँ पे पानी आया उसने सारी फसलों को गिरा दिया। अब जहाँ पे वो फ्लड आ गए हैं और फसलात तबाह हो गई हैं, उसमें अब जो किसान के करने वाले काम हैं, ख़ास तौर पर पहले 2 हफ्तों में, वो ये हैं कि वो अपने खेत में से पानी की निकासी का इंतज़ाम करें। ठीक है, अभी तो खैर वो उस फेज़ में नहीं है, वो तो वहाँ पे है नहीं। जैसे ही उनको फिजिबिलिटी बने तो वहाँ पे चाहे फार्मर लेवल पे किसान अपने तई, या फिर उनकी जो कम्युनिटी है वो उनके साथ मिलके जैसे ही निकास करे। पानी के निकास पे जाते हैं। लेकिन ये बताइएगा कि ये जो फसलें हैं, ये इन सारी फसलों में 24 घंटे से ज़ायद, 48 घंटे से ज़ायद पानी खड़ा हो जाए तो ये ख़त्म हो जाएगी, मर जाएंगी, या कोई बचने वाली, जैसे कमाद की फसल है, ज़रा सख्त जान है कि जी ठीक है जी, वो पानी को उसकी रिक्वायरमेंट अपनी भी ज़्यादा है, तो उसके को बचने के इम्कान होते हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसमें जिस तरह आपने कमाद की बात की, या इवन राइस है, तो ये इनमें ऐसा सिस्टम कुदरत ने रखा हुआ है कि ये बर्दाश्त कर जाते हैं। और ख़ास तौर पर कमाद तो है वो एक लंबे अरसे की फसल है, तो वो भी बर्दाश्त कर जाती है। लेकिन जहाँ पे हमारे बैठे हुए हैं मुल्तान और साउथ पंजाब में, यहाँ पे कॉटन बहुत लगती है। तो कॉटन में अगर 48 आवर्स के लिए पानी ठहर जाए तो वो फसल बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है।
यानी उसका रूट सिस्टम उसकी जो है वो सारा ख़त्म हो जाता है और वो रिकवर भी नहीं हो सकती। ठीक है। तो इस तरह की फसलें या इवन सब्जियां हैं तो वो भी रिकवर करना उनका मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो ज़्यादातर स्प्रेडिंग होती हैं। एक तो ये है ना जहाँ से सैलाब गुजर रहा है, एक तो ये है कि हैवी फ्लड है जिन जिन एरियाज़ में जहाँ 10-12 फुट 15 फुट पानी खड़ा हो गया, जाहिर है वहाँ तो कुछ नहीं बचना। अच्छा, कुछ एरियाज़ हैं जो साथ के इलाके हैं जहाँ 1 फुट पानी चला गया, 2 फुट पानी चला गया, मतलब वो जो पार्शली मुतासर हो रहे हैं, तो वहाँ इसका मतलब है कि गंदम ये कबाद की फसल को और चावल की फसल को बचाया जा सकता है अगर वो थोड़े अरसे के लिए पानी खड़ा होता है तो फौरी तौर पर आप निकासी कर लें, जैसे ही आपको मौका मिलता है पानी निकासी कर लें 2-4 दिनों के अंदर, ख़ास तौर पर चावल और कबाद की बात कर रहा हूँ। तो उसमें जितना जल्दी आप पार्शली अफेक्टेड एरियाज़ में आप पानी की निकासी करेंगे उतना ही आपकी फसल बेहतर बचने के इम्कान हो सकते हैं। बढ़ जाए। तो ये जो बागात हैं उन पे कितना असर होता है अगर ये जी बिल्कुल, बागात हमारे यहाँ आपको पता है मैंगो के बागात काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उनमें भी जो अफेक्ट है वो ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम वहाँ पे भी ज़मीन को में से पानी का निकास का इंतज़ाम कर लें तो फिर वो बच सकती है क्योंकि वो बड़े दरख्त हैं, उनका सिस्टम का स्ट्रेस में आ जाता है पानी। जी डेफिनेटली स्ट्रेस में तो आएगा और उसकी क्वालिटी, उसकी प्रोडक्शन वो तो डेफिनेटली अफेक्ट होनी है। और उससे फिर आपको पता है जब वो प्रोड्यूस मार्केट में आएगी तो उसका फिर अपने जो मार्केट ड्रिवन फैक्टर्स हैं जो उनके अवेलेबिलिटी और उनके रेट्स और क्वालिटी, ये सारी चीज़ें फिर काफ़ी अर्से तक असरात जी उनके असरात देर पा होते हैं। ठीक है। ये डॉक्टर साहब अभी ये जो लाइफ स्टॉक हमारा स्ट्रेस में है, ज़ाहिर है इस कैफियत में बाहर निकला है, तो जैसे इंसान को भी स्ट्रेस से निकालने के लिए टेक्निक्स हैं और खुराकें भी हैं, दवाइयाँ भी हैं, तो जानवरों को भी स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए कुछ स्पेसिफिक हम उनको खुराक दें ताकि उससे बाहर निकल, ऐसा कुछ है या कोई दवाइयाँ हैं या क्या उनको इन्वायरमेंट दें जिससे वो स्ट्रेस से बाहर आएंगे, क्या होगा? जी बिल्कुल। एक तो जब किसान वापस जाएंगे अपनी यानी कि जहाँ जानवर पहले से रह रहे थे, जानवर जब वहाँ वापस आएगा तो वैसे ही उसकी स्ट्रेस काफ़ी कम हो जाएगी वो पुराने माहौल में आके ना। तो उसके अलावा मेडिसिन्स की अगर देखें तो इसमें मल्टी वाइटामिन्स, मल्टी मिनरल्स जो होती हैं वो आमतौर पे स्ट्रेस में अच्छा उनका अफेक्ट आ रहा होता है, तो वो बेहतर हैं। उसके अलावा मेन चीज़ यही है कि जानवर अपनी जगह पे आ जाए वापस, और मल्टी वाइटामिन्स, मल्टी मिनरल्स जो हैं मुख्तलिफ। ये मल्टी वाइटामिन्स और मल्टी मिनरल्स जो है वो किस शेप में दी जा सकती है जानवर को? ये ज़्यादातर पाउडर फॉर्म में आते हैं। ठीक है। या फिर इनके पैलेट्स बने होते हैं वो दाने दाने से, उस फॉर्म में आते हैं ज़्यादातर। तो जानवर डायरेक्ट भी आमतौर पे खा लेते हैं या फिर इनको चारे के अंदर मिक्स कर देते हैं, उस तरह भी खा लेते हैं, या फिर पानी के अंदर भी डिज़ोल्व हो जाते हैं जो पाउडर फॉर्म होता है, उस तरह भी वो खा लेते हैं। उसके अलावा इनमें जानवरों में आमतौर पर जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती हैं जनरली तकरीबन हर किस्म के जरासीम के ख़िलाफ़, पेनिसिलिन टाइप वो देनी चाहिए ताकि अगर कोई बीमारी ना आ जाए। ठीक है। उसकी वजह से तो जनरली जज करने का कोई तरीका है? आप कैसे फील होगा कि ये जानवर जो है वो बीमारी की तरफ जा रहा है? कोई अलामात जो है जिससे उसको कॉन्शियस हो जाना चाहिए? वैसे आम तौर पे जो अलामतें होती हैं बीमारियों की जनरल होती हैं, जिस तरह बुखार हो रहा है जानवर को, या प्रोडक्शन कम हो रही है, या इसमें क्या कहते हैं मस्टाइटिस के काफ़ी केसेस आ जाते हैं जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं, उनके हैवाने की सोजिश हो जाती है, वो ज़ाहिरी तौर पे देखी जा सकती है। उसके अलावा वैसे मुख्तलिफ जिस तरह आँखों से अगर कोई किसी किस्म का मवाद आ रहा है, नाक से, मुँह से, कोई इन्फ्लेमेशन, कोई अबनॉर्मल उस पर चीज़ें अगर आपको ज़ाहिर हो रही हैं तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई मामला गड़बड़ है, तो आप कोशिश करें कि लाइफ स्टॉक के लोगों से रब्ता करें। हाँ, लाइफ स्टॉक के लोग भी फील्ड में इस वक्त मौजूद हैं दरियाई इलाकों में सारे। जी ऐसे ही है, वो ड्यूटियाँ उनकी लगी हुई हैं फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में डिपार्टमेंट की तरफ से। वैसे इसके अंदर यही होता है कि आप जानवर को देखेंगे, उसकी प्रोडक्शन कम होगी, जानवर स्ट्रेस में होगा, उसी से ही आपको आइडिया हो जाता है कि जानवर यानी कि किसी मसले का शिकार हुआ। यानी अगर बुखार हो जाए जानवर को, वो भी इसी में आता है कि जानवर खाना पीना छोड़ दे, ये मेन साइन होता है। सबसे जानवर बड़ा जो है साइन या अलामत ये है कि अगर उसने खाना पीना छोड़ दिया तो इसका मतलब ये है कि कहीं गड़बड़ है। जी जी, फिक्र करें। जुनैद साहब ये बताइएगा कि ये जो एक सवाल है बड़ा अजीब सा है, लेकिन आप इसका फील्ड में जाके देख रहे होंगे, ये जो लोग सारे जिन्होंने जानवर रखे हैं ये अपना दूध बेचते हैं, ठीक है ना जी, ये अजीब अलमिया है। अब देहात में भी उनको खुद भी पीने के लिए दूध में असर नहीं है, जितना भी प्रोड्यूस होता है वो सारा ही बेच देते हैं। अब ये लोग इवैक्यूएट होकर बाहर निकल आए हैं तो वो तो सारा निज़ाम धर्म भरम हो गया होगा ना, दूध की सप्लाई का, डिमांड एंड सप्लाई, शहर से डिमांड आ रही है, वो डिमांड अपनी जगह पर होगी तो सप्लाई रुक गई होगी,
तो ऐसी सूरत हाल में सैलाब की कैफियत में अब वो लोग क्या कर रहे हैं? वो दूध खुद इस्तेमाल कर रहे हैं या अभी भी बिक रहा है या लोग जाके वहाँ से ख़रीद रहे हैं? वो उनकी आमदन का ज़रिया भी वही है बड़ा। ये इसको कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल, इस वक्त जिस तरह जिक्र कर रहे हैं कि जानवर जब बाहर रेस्क्यू किए हैं तो उनकी मिल्क प्रोडक्शन तो पहले ही कम हो गई है। फिर उनको चूँकि इस एमरजेंसी सूरत हाल के अंदर वो बाहर आए हैं, उसका स्ट्रेस मौजूद है, फिर नई जगह का स्ट्रेस मौजूद है, फिर तीसरा वहाँ पर उस तरीके से खुराक उनको मैसर नहीं है, अद्वियात उस तरीके से वो तो चलो कम हो गया, वो हो गया। अच्छा, अब जो है जो दूधी है जो मोटरसाइकिल पर दूध इकट्ठा करता है, उसको रूट्स का पता है कि उसका जिसे वो पहले दूध लेता था जिस गांव से, वो अब किस कैंप में मौजूद है, उसका जानवर कहाँ मौजूद है। अच्छा, उसे पता है। वो अच्छा, शहर में बहुत सारे दोदियों ने कह दिया है कि भी वो जानवर आगे पीछे हो गए हैं। ये हमारे मिडल मैन का जो एक कंसेप्ट है ना कि वो ऐसे मौके पे ऊपर हमेशा फ़ायदा उठाता है, तो यहाँ भी वो फ़ायदा उठाता है। वो जो फार्मर तक पहुंचता है और उसको ये मैसेज देता है कि भाई बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा हूँ, दूध सस्ता लूँगा। शहर आके बताता है कि मैं तो पानी के अंदर से गुजर के लेकर आया हूँ दूध, आपको दूध महंगा दूंगा। तो ये सूरत है। अच्छा, दूसरा मैं एक और आज डॉक्टर साहब ने जिस तरह इसकी वो बता रहे थे उस हवाले से कि हमारे यहाँ इस इलाके के अंदर जहाँ सैलाब इस वक्त आया, हेड मोहम्मद वाला, ये इर्द गिर्द जो इलाके हैं, वहाँ पर ज़्यादातर बागात मौजूद थे, आम के बागात मौजूद थे। दूसरा वहाँ पर एक और था कि मछली का बड़ा कारोबार हो रहा था, मछली फार्म्स वहाँ पर बहुत बने हुए थे, हज़ारों फार्म्स बने थे। इसके साथ साथ जहाँ हमारी एग्रीकल्चर मैं ब्रेक ले लूँ, फिर मैं यहीं से आपको कंटिन्यू करूँगा। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं सैलाब पर और सैलाब के असरात पर। हमारे साथ माहिरीन मौजूद हैं। जुनैद, आप कह रहे थे कि ये जो है वहाँ पर फ़िश फार्म्स भी बड़ी तादाद में कुछ हज़ारों फ़िश फार्म्स हैं। 5-7 साल से हम देख रहे थे कि यहाँ पर फ़िश फार्म जो है वो बड़े यहाँ पे हो रही थी। उसकी वजह ये थी कि रकबे एक सस्ते थे, फिर दूसरा पानी का लेवल ऊँचा था। वो जब उसको टर्बाइन या ट्यूबवेल चलाकर वो पानी हासिल करता था तो उसका बिल उसे कम होता था, लोड होता था। वहाँ भी एक अफरा तफरी की सूरत हाल, वहाँ भी एक अफरा तफरी की, और हुकूमती सतह के ऊपर भी वज़ीर आला ने यहाँ पर एक झींगे की फार्मिंग जो है, प्रॉन्स फार्मिंग जो है उसका भी आगाज़ किया था। मतलब एक बड़ा हुकूमती सतह पर भी इस प्रोजेक्ट को दिया जाता। अब सूरत हाल ये है कि जब सैलाब आया है, वो तालाब जो है वो भी सैलाब के अंदर बह गए हैं। जिनको पहले से पता था, बह गए हैं, कुछ ने मछली जो निकालने की कोशिश की है और उसने बड़े खसारे में मछली बेची। मतलब जो मछली 400 रुपए एक दाना बिका है जी, वो 200 रुपए और 150 रुपए तक भी आया। अच्छा, अब ये देखें कि इस टाइम मछली जो है वो खाने के लिए तैयार नहीं है, उसके अंदर इसका खुराक मौजूद है। वो खुराक लेने की पोजीशन के अंदर अभी महीना 1.5 महीना उसको भी मज़ीद उसे खुराक चाहिए ताकि उसकी जो है इस टाइम उसने वेट अपना गेन करना है, और उसने इस टाइम किलो से 1.5 किलो है तो उसने 2 से 2.5 किलो पर जाना है, उसने अपना वेट गेन करना है। ऐसी सूरत हाल में जहाँ मछली का रेट इस टाइम कम है, इस टाइम चूँकि वो मार्केट में आ चुकी है, वो जैसे तैसे बिकेगी या ज़ाया होगी, जिस तरह भी शहरों में तो कम नहीं है मछली का रेट, वहीं कम मार्केट के अंदर। वो जो मिडिल मैन जिनकी बात आप कर रहे हैं, आज मछली तो बाजार में जब सीजन पे मछली आएगी तो जो जिनके तालाब इससे महफूज रहे हैं उनकी चांदी हो जाएगी। मतलब आपको मछली बड़ी तादाद में लोग मुतासर हुए हैं, उनको भी इस वक्त सपोर्ट की जरूरत है ताकि वो आगे जो है इस कारोबार को कंटिन्यू कर सकें। डॉक्टर साहब, ये ठीक है, इस पे हम देखते हैं, लेकिन कुछ थोड़ा सा हमें ज़रा बता दीजिएगा हल्का फुल्का कि जो किसान हैं, पानी उतरता है तो उसके बाद कोई शॉर्ट टर्म फौरी तौर पे क्या इकदाम करने हैं और मीडियम और फिर लॉन्ग टर्म क्या इकदाम करने हैं। जब भी पानी उतरेगा इस पर डिटेल से प्रोग्राम करेंगे, लेकिन शॉर्टली हमें बता दीजिएगा। जी, उसमें सर यही है कि पानी की निकासी के बाद आपने ज़मीन को जो है ना हवा लगवानी है, हल चलाने हैं। अच्छा, रोटावेटर वगैरह हो या हैरो हो या कल्टी हो, ठीक है, कल्टीवेटर हो, तो वो हल चलाएं ताकि ज़मीन खुल जाए, उसमें सांस भी ले लेगी। उसके अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी जहरीली गैसें होती हैं, पानी मुसलसल काफ़ी अर्सा वहाँ पे रहे तो वो जहरीली गैसें उसमें पैदा हो जाती हैं। तो वो एक तो गैसें निकल जाएंगी, प्लस ये है कि वहाँ पे फिर आप ज़मीन को खुश्क करके अगली फसल की तैयारी करेंगे। उसमें दूसरा पॉइंट ये है कि जब अपने फसलों की सिलेक्शन करनी है, वो ऐसी करनी है जो ज़्यादा पानी में, ज़मीन में पानी मौजूद हो उसको भी बर्दाश्त कर जाएँ, वाटर लविंग हो, और दूसरा वो कम दौराने वाली फसलात लगाएं। ये मूंग माश वगैरह है या सब्जियां हैं हमारी, अच्छा वो लगाएं। इस तरह वो आने वाले सीज़न में, अगले 2 से 3 महीने के बाद जिनका टाइम होगा वो लगाएं। बड़ा कंसेप्ट है कि फर्टिलिटी बेहतर हो जाती है, सैलाब आ जाए जिस ज़मीन में, ताज़ा मिट्टी छोड़ जाते हैं, ये किस हद तक ठीक है? जी सर, ये डिपेंड कर रहा होता है कि जो फ्लड आया है पीछे, उसका जहाँ से आया है उसका जो पेरेंट मटेरियल है वो कैसा है, उसमें नमकियात कैसे वो अपने साथ ले। ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी फ्लड है वो, हाँ ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं, ज़मीन ख़राब भी कर सकता है, ज़मीन को ख़राब भी करता है।
और बाज़ औक़ात अगर ये जो भल है अगर ज़्यादा आ जाए और वो क्लेई सॉइल हो, उसके ऊपर वो इवन हमारे जो रोदकोही वाले इलाके हैं पंजाब के, डीजी खान राजनपुर के, या इसी तरह हमारी रिवराइन फ्लड है, वहाँ पे अगर सिल्ट या रेत ज़्यादा आ जाए तो वो वहाँ पे फिर जो सर्टन क्रॉप्स हैं उनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है फॉर एग्जांपल। तो इसलिए ये मतलब अहम चीज़ है कि उस चीज़ ये जो जहाँ पानी फिर जाए उस रकबे को पानी की अगर 6-6 इंच मट्टी भी आ गई है तो उसको दोबारा से आबाद करना पड़ेगा या वो ठीक ही होगा उसको? अगर ज़मीन अच्छी है, जो पीछे से मट्टी वो लेके आ रहा है फ्लड, वो अच्छी है और उससे तो फिर वो अच्छी बात है, उससे उसकी ज़रखेज़ी बढ़ेगी। ठीक है। लेकिन जब हम उसको हमें कैसे पता लगेगा ज़रखेज़ी बढ़ी है या कम हुई है? मतलब सॉइल टेस्ट करवाएं, क्या करें? उसमें यही है कि जब ये फ्लड ख़त्म हो जाए तो 3-6 महीने के बाद आपने अगली फसल लगानी है तो उससे पहले ज़मीन का तज्ज़िया लाजमी करवाएं। अच्छा, ताकि तो उससे आपको आइडिया हो जाए आइडिया हो कि आपकी ज़मीन पहले जैसी है या फ़र्क आ गया, हाँ, या बेहतर हो गई है या उसकी सेहत मज़ीद कमज़ोर हो गई, ताकि उसी के मुताबिक फिर आप उसकी सेहत को बेहतर करें। ये जो हमारे दरिया सिंध का पानी है इसमें तो बहुत सारे मिनरल्स आते हैं, ये सारा जो पहाड़ी इलाकों से गुजर के आता है। इधर वाला तो इसका जो ये चिनाब है, रावी है, सतलुज है, ये क्योंकि भारत से होके आ रहे हैं तो इनके आगे जब पाकिस्तान में आते हैं तो एक मैदानी इलाके में बहते हैं, तो यहाँ पर शायद इनमें इतना नहीं होता, लेकिन दरिया सिंध के हवाले से इसमें काफ़ी सारे मिनरल्स जी। लोगों में यही मिथ्स हैं कि जो रिवर इंडस का पानी है उसमें जब आता है तो वो हमारे लिए ब्लेसिंग होता है, उसमें जो मिट्टी आती है, तो इनमें जो है मुतज़ाद राय हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया ना कि शॉर्ट टर्म में आप हवा लगवाएं अपने खेत को, उससे बेहतरी होगी जी। तो मिड टर्म में ये है कि अब आपने अगले 1-2 महीने बाद जो फसलें लगानी हैं वो एक तो ऐसी लगाएं जो फ्लड टॉलरेंट हो। ठीक है, ज़मीन में अगर यानी नमी मौजूद है उसको बर्दाश्त कर लें। ठीक है। दूसरे नंबर पे ऐसी लगाएं जिनकी फसल का दौरानिया कम हो। अब अगर आप ये मूंग माश वगैरह लगाएंगे तो ये 60 दिनों में तकरीबन तैयार हो जाती है। ठीक है। इसी तरह फॉडर वगैरह लगाते हैं वो भी आपको 90 से 100 दिनों में तैयार हो जाती है। ठीक है। तो इस तरह आप मैनेज करें, सब्जियां वगैरह लगाएं जो शॉर्ट ड्यूरेशनल हैं। अभी आने वाले सीज़न में मूली है, शलजम है, तो इस तरह के जो फसलात हैं, पालक है, वो लगाएं। ठीक, उनका भी सीज़न आगे आ रहा है। ठीक है, तो उसमें आप वो लगाएं तो इंशाल्लाह उसमें किसान को। और लॉन्ग टर्म में क्या करें? लॉन्ग टर्म में ये हमने देखना है कि हमने अपनी पॉलिसीज़ बनानी है, चाहे वो फार्मर लेवल पे हो, चाहे वो कम्युनिटी लेवल पे हो, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे। ठीक है। तो उन सब को मिल के, और इसी तरह जो NGOs काम कर रही हैं, तो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के तहत अपनी प्लानिंग करें और साथ ही अपने वो जो फ्लड्स आ रहे हैं तो इसको स्टोर करने का सिलसिला बनाया जाए। कोई मिनी डैम्स एज़ पर द फिजिबिलिटी, जहाँ पे वो फिजिबल हों वहाँ पे वो डैम बनाए जाएं, चाहे मिनी डैम्स ही बना लें अगर आपके पास रिसोर्सेज का ज़्यादा मसला है तो। और दूसरी बात यह है कि आप पायलट बेस पे बना लें, फिजिबिलिटी देख के उसको पानी को स्टोर करें ताकि वही पानी बाद में इस्तेमाल हो। ये ब्लेसिंग है। ये एक बताइएगा कि मैं आगे जाने से पहले एक सवाल आपसे पूछता जाऊँ, क्योंकि आखिरी लम्हात हैं प्रोग्राम में भी, कि इस फ्लड में हमारे लिए कुछ नेमत खुदाबंदी भी है, किसी चीज़ को हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं? मेरे जहन में यही बात आ रही थी, आपने मेरे मुंह से छीन ली। देखें, हर तस्वीर के दो रुख होते हैं। ये तो है कि हमने ये अब मसाइल आ गए हैं। अब दूसरे नंबर पे ये है कि जहाँ पे भी फ्लड्स नहीं आए, मुझे थोड़ा सा 1 मिनट दीजिएगा, जहाँ पे फ्लड्स नहीं आए वहाँ पे हमने क्या केयर कर ली है। वहाँ पे जो फसल आपकी कपास की लगी हुई है तो उसकी जो फसल आप उसकी चुनाई कर सकते हैं। अगर कोई आपकी अर्ली लगी हुई है फरवरी में तो उसकी आप चुनाई कर लें तो वो भी आपके पास आ जाएगी। प्लस ये है कि कोई और फसल है उसकी भी अगर आप जो हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, चाहे वो चारा है, अगर आपने वो बीज के लिए, मकई है मिसाल के तौर पे, आपने बीज के लिए लगाई हुई है, उसे काट लें, बजाय कि सारा काट लें, वो ज़ाया ना हो, वो आप उसी को फाडर के तौर पे जानवरों को खिला दें। ठीक है। तो इस तरह की मैनेजमेंट कर लें ताकि जो चीज़ है वो बच जाए। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आप अपने जो महकमा ज़राअत के लोग हैं, महकमा अनहार के लोग हैं, उनसे राब्ते में रहें मुसलसल, ताकि उनकी जो गाइडलाइन है उसको आप फॉलो करें और उसके बाद चलें। अब अगली आपकी बात है कि जी उसकी ब्लेसिंग, डेफिनेटली जी 2022 के फ्लड्स आए थे तो इसमें भी हमने ये बात हाईलाइट की थी कि अब जो फ्लड्स आ गए हैं उसने हमारी ज़मीन को रिचार्ज कर दिया। हमारे यहाँ जो ग्राउंड वाटर रिजर्व्स हैं वो बहुत ही ख़तरनाक हद तक कम है पाकिस्तान लेवल पे। अब जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल बेहतर होता है। कुदरत भी चीज़ों को बैलेंस करती है। जब हमने इतना पानी जो है वो
पंप की है तो फिर वो उसको बहाल करने के लिए कुदरत ने जी, निज़ाम उसमें सर एक और बात यह है कि अब वो फ्लड आ गया, हमारे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो गया। अब ज़रूरत इस चीज़ की है, चाहे वो हम किसी भी लेवल पे देख लें, कि हमें एक मिलजुल के एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के तहत अब जो वाटर रिजर्व्स हमारे सॉइल में पड़े हुए हैं, अगले सीज़न के लिए, फॉर एग्जांपल रबी सीज़न स्टार्ट होने लगा है नवंबर में, तो उसके लिए हम अपने इन जो अफेक्टीज़ हैं उनको सपोर्ट करें इन टर्म्स ऑफ बीज प्रोविजन, ठीक है, फर्टिलाइज़र प्रोविजन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का फसल वक्त को खत्म हो गया। तैयार तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, हमने सैलाब पे बात की है, सैलाब के असरात हैं, अभी ज़ाहिर है आप लोग सैलाब में घिरे हुए हैं, आपको आगे भी गाइडलाइन देंगे कि अब सैलाब का पानी जब उतरता है तो इसको किस तरह आपने अपने अपने इलाकों में जाके बहाल होना है। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।